मैंने दिल्ली हाईकोर्ट में एक पीआईएल फाइल किया था। उस पीआईएल के बाद देश के और राज्यों में पीआईएल फाइल हुई। फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 139A होता है कि अगर आप सिमिलर इश्यूज पे अलग अलग पीआईएल अलग अलग हाई कोर्ट में पेंडिंग हो तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट ला सकते हैं। जो मेरी पीआईएल थी दिल्ली हाई कोर्ट में, एक अब्दुल मन्नान की पीआईएल थी जोधपुर हाई कोर्ट में, और भी अलग अलग पीआईएल थी। सारी पीआईएल्स को मैं सुप्रीम कोर्ट लाया। ये भी 2020 की बात है। और फिर सामने आपके बिल आया हुआ है। मैं वो बातें करने जा रहा हूं जो मैंने 5 साल पहले दिल्ली हाई कोर्ट में कहा था, क्योंकि लगभग वही दलील आप कंटिन्यू रहेगी। पहली बात तो ये कि जब आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसका मतलब ये हुआ, और अगर आपको कुछ अलग करना भी है तो देयर शुड बी सम रेशनल रीजंस। कुछ ऐसा आपके पास क्लासिफिकेशन होना चाहिए जहां आप कह सके कि नहीं, हमें अलग अलग करना है। 16 कहता है यू हैव टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी, 19 सेज इक्वलिटी, 21 सेज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, एटसेट्रा एटसेट्रा। 2015 में WHO ने कहा था कि ये जो शादी विवाह की एज अलग अलग है इसको यूनिफॉर्म भी करना चाहिए। और WHO की जो एक बड़ी फाइंडिंग ये थी कि आज की डेट में 20 साल के पहले प्रेगनेंसी ये केवल मां के लिए नहीं अच्छा है, बल्कि मां के लिए तो गड़बड़ है ही है, बच्चे के लिए भी ठीक नहीं है। और उन्होंने करीब 18-20 बीमारियां बताई थी कि अगर 20 साल की पहले प्रेगनेंसी हो रही है और बच्चा हो रहा है तो ये बीमारियां होंगी, उसमें खून की कमी होगी, मालन्यूट्रिशन भी होगा, एनीमिया भी होगा, ऐसे ऐसे करके उन्होंने करीब 20 बीमारियां बताई थी। ये 2015 की बात है। दूसरा, फिर मैंने वर्ल्ड वाइड जब इसको रिसर्च किया तो पता चला 125 कंट्रीज में, दुनिया के 125 देशों में शादी विवाह की उम्र समान है। WHO कह रहा है 20 साल के पहले प्रेगनेंसी ठीक नहीं है। दुनिया के 125 देश पहले यूनिफॉर्म कर चुके हैं। अगर आप उसको इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो 12वीं पास करने में बेटा हो या बेटी 18 साल हो जाता है। 6वीं साल से अगर आप मान के चलें कि 6वीं साल में फर्स्ट में आया बेटा और बेटी, तो 12वीं करते करते उसको 18 साल हो जाता है। अब 12वीं के बाद अगर कोई एक डिप्लोमा करता है, 12वीं के बाद कोई एक टेक्निकल कोर्स करता है या BA BSc BCom करता है, कुछ भी करता है, तो उसकी एज हो जाती है 21 साल। तो अगर हम ये देखें कि भाई आदमी के एक मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन या 12th प्लस डिप्लोमा, 12th प्लस एनी अदर कोर्स, उसमें भी आदमी की 20 और 21 साल हो जाती है। तो 20-21 साल के पहले लड़का और लड़की पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, फिजिकल मेच्योरिटी नहीं आई है एज पर WHO, मेंटल मेच्योरिटी जो चाहिए शादी विवाह के लिए वो नहीं आई है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं आई है, बेटा और बेटी दोनों माता पिता पे डिपेंड है, और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। इंटरनेशनल जो ट्रीटीज है वो कह रही है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। इंटरनेशनली 125 कंट्रीज यूनिफॉर्म कर चुके हैं। ये सारी बातें में NHRC कह चुका था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, आप इसको यूनिफॉर्म कर दीजिए। तो इन सारी बातों को लेके मैं हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट में मैटर चला। उसके बाद एक हाई कोर्ट में जब हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया तो सरकार ने एक जया जेटली कमेटी बनाई। जया जेटली कमेटी ने भी पूरे जो बाकी चीजें करीब 1 साल तक उस पर काम किया। 1 साल उस पर काम करके उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, तो उन्होंने भी लगभग मोटी मोटी वही बातें कही जो मैंने आपको अभी बता रहा हूं। उसके बाद ये फिर बिल की ड्राफ्टिंग शुरू हुई, बिल बना, बिल इंट्रोड्यूस हुआ और बिल चला गया। मेरा ये कहना है कि कस्टम ठीक है, ट्रेडिशन ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आर्टिकल 25 न तो वो कस्टम्स को एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन देता है, न हमारे वो ट्रेडिशन को एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन देता है, न रिलीजियस कस्टम को एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि वहां आर्टिकल 25 की शुरुआती होती है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। आप तो इसका मतलब यह हुआ कि आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता तो देता है, अधर्म की स्वतंत्रता नहीं देता। आर्टिकल 25 रीतियों को पालन करने की आजादी तो देता है, कुरीतियों को पालन करने की आजादी नहीं देता। आर्टिकल 25 प्रथा को कंटिन्यू करने की आजादी की हमें प्रोटेक्शन तो देता है, लेकिन कुप्रथा को नहीं।
और सबसे बड़ी बात जो आर्टिकल 25 में हेल्थ यूज किया है, कह रहा है कि आप अपने रीतियों को मानिए, अपनी प्रथा को मानिए, अपने धर्म को मानिए, लेकिन कहीं ऐसा कोई काम नहीं हो जाना चाहिए कि आपका हेल्थ अफेक्ट हो जाए, पब्लिक ऑर्डर इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए और हेल्थ इफेक्ट नहीं होना चाहिए। फिर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के बाद हम बाहर आके देखें, अगर हम अपने सोशल साइंस को देखें, जब हम कह रहे हैं कि हम एक डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं और हम आगे एट पार आना चाहते हैं बाकी डेवलप्ड कंट्रीज के, और हमारा ट्रेडिशन भी आप देखिए, आपको 1000 साल पहले भारत में आपको बाल विवाह नहीं मिलेगा, बहुत रेयर मिलेगा, बहुत रेयर, एक्सेप्शनल, क्योंकि यहां तो ऑलरेडी 25 साल का सिस्टम था, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम, तो यहां तो शादी विवाह होता ही था 25 साल में। ये हमारा ट्रेडिशन था, ये हमारा कस्टम था। ये जो डिफॉर्मेशन आया बाल विवाह का, ये शुरू हुआ 12वीं शताब्दी के बाद। आपको 12वीं शताब्दी के पहले आपको बाल विवाह के एग्जाम्पल एकदम ढूंढने को बड़े मुश्किल से मिलेंगे। बाल विवाह भारत में शुरू हुआ यहां मुगलों के आने के बाद। जब यहां मुगल आए और वो चूंकि बेटियों को उठा लेते थे जो उनको ठीक लगती थी, उनसे बचाने के लिए लड़कियों को बड़ी होने से पहले ही शादी करना शुरू कर दिया। और जहां जहां इंडिया में मुगल नहीं गए वहां बाल विवाह नहीं होता, इसको भी आप समझ लीजिए। उदाहरण के लिए तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्रा और तेलंगाना, यहां बाल विवाह बहुत कम होता है क्योंकि वहां मुगल नहीं गए थे। बाल विवाह वहीं ज्यादा होता है, यूपी, बिहार, राजस्थान, अपना ये पूरब का भाग, उड़ीसा के एरिया, या जहां जहां मुगलों का राज था। तो पहला तो बाल विवाह हमारे इंडियन कल्चर नहीं है, हमारा ट्रेडिशन नहीं है। भारत में बाल विवाह हमारे यहाँ कोई था नहीं। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा लेकिन उस कंटेक्स्ट समझने के लिए। हमारे देश में रात में भी शादी नहीं होती थी, रात्रि विवाह भी मुगलों के बाद आया। हमारे देश में ट्रेडिशनली और कस्टम वाइज और धर्म के हिसाब से तो सूर्य डूबने के बाद तो अंतिम संस्कार भी करना पाप माना गया है, लेकिन इतनी मजबूरी आ गई थी कि छोटी बच्चियों की शादी शुरू हुई और रात में शादी शुरू हुई, तो बाल विवाह, रात्रि विवाह, ये 12वीं शताब्दी के बाद आया भारत। घूंघट प्रथा, मतलब इस देश में घूंघट प्रथा कहीं मिलती नहीं आपको। महिलाएं कभी घूंघट करके नहीं रहती थी, बेटियां हमारी घूंघट नहीं करती थी, बहुएं घूंघट नहीं करती थी। ये घूंघट प्रथा भी 12वीं शताब्दी के बाद आया। तो बाल विवाह, रात्रि विवाह, घूंघट प्रथा, ये तीन की तीनों, मैं इसको रीति नहीं मानता, इसको कुरीति मानता हूं, मैं इसको प्रथा नहीं मानता, मैं इसको कुप्रथा मानता हूं, इसको आर्टिकल 25 बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं करता। अब अगर उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है इसका स्वागत करना चाहिए। और दूसरा एग्जाम्पल आपको बताया, शिवाजी महाराज ने मुगलों को महाराष्ट्र के बॉर्डर पर रोक दिया था, मुगल साउथ इंडिया नहीं पहुंच पाए, तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, तेलंगाना उनके कब्जे में नहीं आया, इसलिए साउथ के उन 4 राज्यों में न बाल विवाह है, न रात्रि विवाह है, न घूंघट प्रथा है। वहां घूंघट प्रथा बिल्कुल नहीं है, विवाह वहां दिन में होता है। हमारे यहाँ रात को शादी होती है, वहां दिन में शादी होती है, और वहां बाल विवाह भी नहीं होता। और जहां तक एक हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता की, हम बात करते हैं एक सर्वांगीण विकास की, कंप्लीट डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम कंप्रिहेंसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं। वो डेवलपमेंट कैसे आएगा जब हमारी 50% पॉपुलेशन, यानी हमारी बेटियां, हमारी बहनें, महिलाएं, अगर इनकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी, अगर इनकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, अगर ये स्वस्थ नहीं होंगी, तो एक पहिए पे गाड़ी कितने दिन तक चलती रहेगी? अगर हम ये शादी विवाह की उम्र बढ़ाएंगे तो बहुत स्वाभाविक सी बात है, हमारी बहन बेटियां भी पढ़ेंगी, कम से कम और कुछ नहीं तो 12वीं के बाद कुछ डिप्लोमा ही कर लेंगी, कुछ कोर्स कर लेंगी। दूसरा, जो जल्दी शादी के बाद, जल्दी बच्चे होने के बाद अलग अलग तरीके की बीमारियां आ रही हैं, वो बीमारी नहीं आएगी। तीसरी बात, जो एनएचआरसी का डाटा कहता है, डोमेस्टिक वायलेंस के सबसे ज्यादा केसेस वहां पे आते हैं जहां पे ये
एजुकेशन कम है, और दूसरा ही जल्दी यहाँ शादी हो जाती है। क्योंकि जल्दी शादी के बाद 12-14 साल शादी के बाद, 13 साल में शादी या 15 साल में शादी के बाद उस बेटी को कुछ पता ही नहीं होता, दुनिया के बारे में पता नहीं होता, देश के बारे में पता नहीं होता, उसको अपनी ड्यूटीज नहीं पता होती, एज ए ह्यूमन बीइंग उसको क्या क्या करना है, क्या कर सकती है उसको नहीं पता, फैमिली को डेवलपमेंट कैसे डेवलप कर सकते वो नहीं पता, बच्चे को कैसे पालना वो नहीं पता, बच्चे का कैसे डेवलपमेंट करना उसको ये नहीं पता। वो जस्ट एक घर में कैद होके खाना बनाने वाली एक घर की गृहिणी बन के और केवल घर के अंदर वो कैद हो जाती है, कुछ नहीं पता उसको देश दुनिया के बारे में। शादी विवाह की उम्र जब 21 साल होगी तो मुझे लगता है सारे परिवार, नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हिंदू मुसलमान, सभी परिवारों का डेवलपमेंट होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, चूंकि आज आपने लेक्चर रखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, हम कॉन्स्टिट्यूशनल अगर बात कर रहे हैं, एक बार हम मेडिकल साइड को छोड़ दें, सोशल साइंस को छोड़ दें, बाकी चीजों को छोड़ दें, तो ये पूरी तरीके से हमारे आर्टिकल 14, 15 और 21 का वायलेशन है। अलग अलग शादी विवाह करना, शादी विवाह की उम्र अलग अलग रखना, ये बिल्कुल वायलेशन है। ये कुछ लोग लॉजिक देते हैं कि नहीं नहीं हमारे यहाँ कस्टम चल रहे हैं, पुराने कस्टम चल रहे हैं, वो कैसे? तो स्वाभाविक सी बात है, पहले लोगों को रेड लाइट पर रुकना ये नहीं पता था, पहले सड़क पर रेड लाइट होती नहीं थी। आप याद करिए 30-40 साल पहले सड़कों पर रेड लाइट बहुत कम होती थी, तो पहले रेड लाइट लगाई गई, फिर भी लोग रेड लाइट पर रुकना कम हुए, नहीं रुकते थे, तो फिर कानून बनाया गया, रेड लाइट पर रुको, नहीं रुकोगे तो 5,000 पेनल्टी। फिर और थोड़ा उसको चेक बढ़ाया गया कि चौराहे के ऊपर सीसीटीवी भी लगा दिया गया कि पुलिस रहे चाहे ना रहे, आप वैसे भी गुजरोगे तो आपके गाड़ी का नंबर प्लेट सामने आ जाएगा। तो इसलिए ये बहुत बड़ा इवोल्यूशन होने जा रहा है, ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होने जा रहा है। शादी विवाह के जब उम्र बराबर हो जाएगी, शुरू में इसको हम ये नहीं कह सकते 100% सफल होगा, शुरू में हम ये नहीं कह सकते कि 100% इसको लोग फॉलो कर लेंगे, नहीं ऐसे नहीं होगा। और वैसे भी मर्डर का कानून है, फिर भी मर्डर होते हैं, 100% तो नहीं फॉलो हो रहा है। और भी जितने कानून है उनके वायलेशन तो होते हैं, ट्रैफिक लॉ का वायलेशन होता है, सिविल लॉ का वायलेशन होता है, ह्यूमन राइट लॉ का वायलेशन होता है, सारे लॉज के वायलेशन होते हैं। तो कानून बनाते ही पूरे देश में सबकी शादी की 21 साल हो जाएगी, सब उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, हम कह रहे हैं कि अगर इनिशियल स्टेज में अगर 50% भी फॉलो हो गया, कहने का मतलब जिस गांव में साल में 10 शादी होती थी और 10 की 10 शादी वो बाल विवाह होती थी, वहां 10 के 10 विवाह अगर वो छोटे में कर रहे थे, उसमें से अगर 5 ने भी अपने बेटी को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद उसको शादी किया, तो अगली बार 10 साल के बाद उस देश में उसका 100% कंप्लायंस हो जाएगा। क्योंकि कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता कि उसकी बेटी जल्दी शादी हो जाए। हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, कुछ ट्रेडिशन ऐसे होते हैं। एक बड़ा अच्छा आपने एग्जांपल दिया स्कूल की, तो स्वाभाविक सी बात है ये कानून सफल भी नहीं हो पाएगा, सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा करना पड़ेगा। आपको कम से कम हर 5 किलोमीटर के एरिया में आपको एक कॉलेज तो देना पड़ेगा, और लगभग कॉलेज हो भी चुके हैं, नया कॉलेज नहीं भी खुल रहा है। तो जो प्राइमरी स्कूल थे वो जूनियर तक पहुंचा दिए गए हैं, 8वीं तक कर दिए गए, जो 5वीं थे 8वीं हो गए। जो 8वीं तक के स्कूल थे उनको डेवलप करके 12वीं तक कर दिया गया। ये हुआ है, पूरे देश में हुआ है। उड़ीसा में भी ये इसको अडॉप्ट किया गया। उड़ीसा में भी प्राइमरी के जो स्कूल थे उनको जूनियर बनाया गया, जूनियर के बहुत सारे स्कूल को उन्होंने सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी किया गया। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमें करना पड़ेगा, इसके लिए सरकार को कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सरकार को एक पूरा माहौल तैयार करना पड़ेगा। और इस पूरे सफल बनाने के लिए आपको डिबेट, जैसे आज आपने डिबेट रखी है, मुझे लगता है इसके ऊपर हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, सरकारी प्राइवेट, हर जगह इसको डिबेट रखना पड़ेगा, हर जगह इसकी चर्चा करनी पड़ेगी। जितना डिबेट होगा, जितना इस पे राइटअप आएंगे, जितने इस पे आर्टिकल्स आएंगे, और जितना इस पे खास तौर पे वो जो ग्राम सभा की बैठक होती वहां जब चर्चा होगी, जब मोहल्ले की बैठक में चर्चा होगी, जब ग्राम प्रधान इसकी चर्चा करेंगे, पार्षद इसकी चर्चा करेंगे, जो मुखिया सरपंच इसकी चर्चा करेंगे, तो और भी इफेक्टिव आएगा।
मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार जब कानून लेके आ ही रही है तो इसकी भी चिंता कर रही होगी, ये उनके दिमाग में होगा, इसका पूरा रोड मैप होगा कि आगे और क्या क्या करना है। लेकिन मेरी समझ से एक लैंडमार्क स्टेप है, ये आएगा, हमारा सोशल रिवोल्यूशन होगा, सोशल इवोल्यूशन भी होगा, और एक नया समाज बनेगा, जिस नए भारत की हम जो हमारा एक प्राचीन हमारी परंपरा रही है कि भारत में कभी बाल विवाह नहीं था, न कभी यहाँ घूंघट प्रथा थी, न कभी रात्रि विवाह था, शायद वो धीरे धीरे फिर से हम उसकी तरफ आगे बढ़ जाए। भाई वोट करने में अगर गलती हो गई तो 5 साल के बाद वो गलती सुधारी जा सकती है। चलो हमने 18 साल की एज में वोट दिया और हमें लगा कि यार ये कैंडिडेट ठीक है, लेकिन बाद में एहसास हुआ नहीं हमने गलत वोट दे दिया था, तो 5 साल के बाद हम उस कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे, किसी और को वोट दे देंगे। शादी विवाह के बाद तो ये संभव नहीं है। दूसरी बात, 18 साल के बाद शादी विवाह में आपको फाइनेंशियल बर्डन कोई नहीं लेना होता। वोटिंग के समय फिजिकल मैच्योरिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंटल मैच्योरिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइनेंशियल बर्डन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पूरा परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती, सिंपल वोट देना होता है। शादी विवाह में जब आप जाते हैं तो केवल आप एक लड़के से शादी नहीं करते, एक व्यक्ति से शादी नहीं करते, या एक लड़का एक लड़की से शादी नहीं करता, दो परिवार जुड़ते हैं। खासतौर पे लड़का तो अपने घर में होता है, लड़की को दूसरे घर में अपना घर भी छोड़ना होता है। 18 साल की एज में अपना घर छोड़ना और 2 साल 20 साल और 21 साल में अपना घर छोड़ना, मुझे लगता है उसमें मेच्योरिटी बढ़ चुकी होगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो मैंने आपसे बताया कि आपने कहा, आपने अच्छा उसका एग्जांपल भी दिया कि हाँ भाई ठीक है, उनको पता है क्या क्या यूज करना है क्या नहीं यूज करना, लेकिन जो मेंटल टफनेस आती है, जो सही ये डिसीजन लेना, यूज करना है कि नहीं करना, मुझे लगता है 18 साल की एज में फिर भी वो कम समझदारी होती है, 21 साल की एज में ज्यादा समझदारी हो जाती है। और दूसरा सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, अगर आप इतिहास उठा के देखें, हम लोग आज जिस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि आज की डेट में हमारी लड़कियां बहुत डेवलप हो गई हैं, वास्तव में पहले ज्यादा फ्री चॉइस थी और पहले ज्यादा इंडिपेंडेंसी थी। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, हम लोग राम के भाई भरत को जानते हैं। भरत का ननिहाल कैकेय में था। मतलब पहले जरा आप सोचिए इंडियन कस्टम कितना बढ़िया था। हमारे गांव का नाम, राज्य का नाम, जो राजकुमार होता था उसका नाम गांव और राज्य पे नहीं होता था, राजकुमारी का होता था, लड़कियों का होता था। जनरली लड़कियों का नाम गांव पे होता था, देश पे होता था, राज्य पे होता था। उदाहरण के लिए कैकेय देश की राजकुमारी का नाम कैकेयी, गंधार देश की राजकुमारी का नाम गंधारी, कौशल देश की राजकुमारी का नाम कौशल्या, सौमित्र देश की राजकुमारी का नाम सुमित्रा, जनक की राजकुमारी जानकी। ये हमारे कस्टम था। भरत के मामा नहीं थे, राजा भरत के, यानी जो कैकेय नरेश थे, वो कैकेय पेशावर कहलाता है, उनके मामा नहीं थे, उनके बेटा नहीं था, इकलौती थी वो कैकेयी। और उस जमाने में वो सेनापति का काम करती थी। उस जमाने में आप कल्पना करिए कि बीच में हमारे यहां क्या हो गया, घूंघट प्रथा आ गई, ये आ गई, ये आ गई। उस जमाने में वो इतनी बड़ी सेना को लीड करती थी, सेनापति थी वो। ऐसे कितने हमारे झांसी की रानी, उन्होंने पूरा लीड किया, कितने सारे। तो हमारी लड़कियां, हमारी बहनें, हमारी बेटियां बेटों से कम काम नहीं करती थी, अपने आप में एक्सपर्ट थी। वो सेना में थी, सेनापति थी, अलग अलग फील्ड में थी, टीचर्स थी, सब कुछ करती थी। बहुत बहुत बड़ी बड़ी वैद्य हो चुकी हैं हमारी बेटियां, सब कुछ होती थी। आज के जमाने में चूंकि हमने लगभग वो जो 500-600 साल गुलामी का काम देखा, उस गुलामी के दौरान हमें अपनी हिस्ट्री तो याद रही नहीं। हिस्ट्री में भी क्या हुआ, हमने हिस्ट्री ये तो पढ़ लिया, बाबर का पिता कौन, हुमायूं का पिता कौन, इनका पिता कौन, उनका पिता कौन, वो क्या काम करते थे। लेकिन हमें न राम के 4 वंश पहले पता, न राम के 4 वंश के बाद पता। हमें इतना पता, राम के पिता दशरथ और राम के बच्चे लौकुश, न लौकुश के बच्चे का नाम पता, न दशरथ के पिता का नाम पता। हमारा ट्रेडिशन बहुत ही, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत बढ़िया रहा है। और ये जो बुराइयां आई हैं, ये बीच में 500-600 साल में आई हैं। सरकार अगर उस बुराई को खत्म कर रही है तो मेरा तो ये मानना है इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है। जहां तक फ्री चॉइस का, आपने आर्टिकल 21 का कहा, फ्री चॉइस, शादी विवाह में फ्री चॉइस। अरे
कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं होता। हर फंडामेंटल राइट रेशनल होना चाहिए, रिजनेबल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए और डिमांड समय के अनुसार होना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में भले बना, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन उस समय के लिए भी उतना इफेक्टिव था, आज के लिए भी उतना इफेक्टिव है, 10 साल 20 साल के बाद भी इफेक्टिव होगा। आर्टिकल 21 का जो इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 1950 में था, वो इंटरप्रिटेशन 60 में बदला, 70 में अलग बदला, 80 में अलग बदला, आज अलग उसका हो रहा है। उस आर्टिकल 21 से, जिसमें केवल सिंपल लिखा है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, उसका इतना इंटरप्रिटेशन हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया राइट टू वाटर, राइट टू क्लीन एयर, राइट टू नॉइज फ्री सोसाइटी, राइट टू रोड, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, पता नहीं क्या क्या कर दिया, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, सब कुछ उसमें आ चुका है आर्टिकल 21 में। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर कुछ करने से एक 50% पॉपुलेशन का भला होने जा रहा है, 50% पॉपुलेशन को एक नई दिशा मिलने जा रही है, ओवरऑल डेवलपमेंट होने जा रहा है, उसको एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलने जा रही है, उसको फिजिकल मैच्योरिटी उसकी अच्छी हो रही है, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है, तो उसको करना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। जो राम जेठमलानी अपने आप को बहुत सेकुलर कहते थे, अंडरवियर पहन के भागे थे केवल 10 रुपए की नोट लेके, मैंने उनके अंडर में प्रैक्टिस शुरू किया था। मैंने एक दिन पूछा, हमने कहा सर कब पता चला आपको भागना पड़ेगा? बोले बेटा 2 घंटे पहले तक नहीं आइडिया था, मैं तो घर के बाहर खेल रहा था, एकाएक अटैक हुआ, इसलिए मैं अंडरवियर बनियान में भाग आया। अगर ये सनातन धर्म है, ये हमारा गलत होता तो आडवाणी जी को अपना सब कुछ बिजनेस व्यापार छोड़ के भागना नहीं पड़ता, मनमोहन सिंह को नहीं भागना पड़ता। और भागने को छोड़िए, शायद हमारी ये सोच ऐसी रही कि पूरी दुनिया से तो गायब हुए हुए भारत के 9 राज्यों में भी माइनॉरिटी हो गए, लेकिन अभी तक माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है। माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन कौन है माइनॉरिटी ये नहीं पता। नतीजा क्या है? लद्दाख में हिंदू केवल 2% है, वो माइनॉरिटी नहीं कहलाता, और 97% जो पॉपुलेशन है वो माइनॉरिटी कहलाती है। तो जहां तक मेरा बात है, जहां तक आर्टिकल 44 की बात है, मेरी 5 PIL सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, पांचों PIL मेरी एडमिटेड है। पहली मेरी PIL है लड़के लड़की की शादी विवाह की उम्र बराबर हो। दूसरी मेरी PIL है तलाक का तरीका सबके लिए एक होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई किसी का ओरल तलाक होगा, किसी का रिटर्न में तलाक होगा, कोई कोर्ट के जरिए होगा, कोई काजी के जरिए होगा, ये बंद होना चाहिए। तीसरी मेरी PIL है मेंटेनेंस एलिमनी, गुजारा भत्ता सबको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लड़की विवाह करे उसको गुजारा भत्ता मिले, जो लड़की निकाह करे उसको गुजारा भत्ता न मिले। एडॉप्शन का राइट सबको होना चाहिए, आज की डेट में सबको नहीं है। भारत इकलौता देश है पूरी दुनिया का, मैं अपनी बात क्लोज कर रहा हूं, भारत इकलौता ऐसा देश है जो अपने आप को सेकुलर कहता है, जहां विवाह करने की मिनिमम एज 18 ईयर है, निकाह करने की मिनिमम एज 9 साल है। भारत इकलौता ऐसा देश है पूरे वर्ल्ड का जहां जो लड़की विवाह करेगी उसका तलाक कोर्ट के जरिए होगा, जो लड़की निकाह करेगी उसका तलाक मौखिक होगा। भारत इकलौता ऐसा देश है पूरी दुनिया का, जो लड़की विवाह करेगी उसको गुजारा भत्ता मिलेगा, जो लड़की निकाह करेगी उसको 1 पैसे नहीं मिलेगा। भारत इकलौता ऐसा देश है पूरी दुनिया का, जो लड़की विवाह करेगी उसको एडॉप्शन राइट होगा, गोद लेने का अधिकार होगा, जो लड़की निकाह करेगी उसको कोई राइट नहीं होगा गोद लेने का। भारत इकलौता ऐसा देश है पूरी दुनिया का, जो लड़की विवाह करेगी उसको प्रॉपर्टी में, सक्सेशन में, इनहेरिटेंस में इक्वल राइट होगा, जो लड़की निकाह करेगी उसको एकदम राइट नहीं होगा। तो आज की डेट में, आजादी के 75 साल बाद, मेरी अगर 4 बेटियां हैं, संविधान का मतलब ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, संविधान का मतलब ऐसा विधान जो सब पे समान रूप से लागू हो। कहने को संविधान है, लेकिन एक्चुअल में अब बहुविधान चल रहा है। अगर मेरी 4 बेटियां हैं, उनका ह्यूमन राइट, उनका सिविल राइट शादी के पहले, शादी के बाद बराबर होना चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है। अगर मेरी एक बेटी मुस्लिम से शादी कर ले, एक हिंदू शादी कर ले, एक पारसी से करे, एक ईसाई से करे, जब तक वो चारों बेटियां मेरे घर में है, उनके सिविल राइट, ह्यूमन राइट बराबर है। अगर वो जिस दिन उनकी शादी हो जाएगी, उनका मैरिज हो जाएगी, जिस दिन उनका निकाह हो जाएगा, उन चारों के राइट बदल जाएंगे। ये तो ऐसे देशों में होता है जो देश पर्टिकुलर किसी बुक पे चलते हैं, किसी रिलीजन, किसी बाइबल कुरान से चलते हैं। जो देश संविधान से चलता है, जिस देश में आर्टिकल 14 हो, उस देश में ये अगर लागू होना, मुझे लगता है हम सब के लिए ये बहुत शर्म की बात है
कि कहने को हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन वोट बैंक के कारण, तुष्टीकरण के कारण और इंटेलेक्चुअल टेररिज्म के कारण हमने इसको लागू नहीं होने दिया। यही बात कह के मैं अपनी बात। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कुल 1,65,716 सैंपल की जांच की गई, जिसमें से 1997 नए मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया है कि प्रदेश में अब तक 10,09,53,100 सैंपल की जांच की गई है। उन्होंने बताया कि विगत 24 घंटों में 5,453 लोग और अब तक कुल 20,02,318 लोग कोविड-19 से ठीक हुए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना के कुल 23,180 एक्टिव केस मामले सामने हैं और 21,822 लोग होम आइसोलेशन में हैं। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कोविड वैक्सीनेशन का कार्य निरंतर किया जा रहा है। प्रदेश में 7 फरवरी को एक दिन में 12,32,942 वैक्सीन की डोज दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कल तक 18 वर्ष से अधिक लोगों की कुल पहली डोज 14,97,47,886 दी गई। 18 वर्ष से अधिक लोगों को कुल दूसरी डोज 10,72,52,031 दी गई। उन्होंने बताया कि 15 से 18 वर्ष आयु के लोगों को पहली डोज 1,79,79,367 और दूसरी डोज 5,78,958 को दी गई। कल तक 17,69,252 प्रीकॉशन डोज दी गई है। उन्होंने बताया है कि प्रदेश में टेस्ट पॉजिटिव दर में गिरावट आ रही है। संक्रमण दर घटकर कल 1.29% तक आ गई थी। प्रदेश में तक कुल 27,06,27,494 वैक्सीनेशन की डोज दी गई है। प्रसाद ने बताया कि सभी लोग अपना कोविड टीकाकरण अवश्य करवाएं। कोविड संक्रमण अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, इसीलिए सभी लोग कोविड अनुरूप आचरण करें। टीकाकरण के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर कोविड हेल्पलाइन 1800-180-5145 पर संपर्क करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।